भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेनाकृत और व्याकरण प्रविष्टिका जिसको कहते हैं, और शुरू से चल रहा है प्राकथन से नंबर वाइज, एक क्रम वाइज चलेगा। नोट्स बनाते चलिए, फर्स्ट क्लास लिखते चलिए, ठीक है। अभी कल तक हुआ था, जान लीजिए, कात्यायन महर्षि पाणिनि के पूरे सार हो गया था। कात्यायन महर्षि कात्यायन का भी हो गया था। उसके बाद महर्षि पतंजलि का भी कल जीवन वृत्त और रचनाएं हो गई थी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 13 लिखा गया है, 13 जिसको कहते हैं, 35 पेज नंबर है बाबूराम सक्सेना, और भाग नंबर देखेंगे तो हमारा 10 है, ठीक है। इसी में हम एक एक जहाँ से प्रश्न उठते हैं उनके जितने जितने एक एक वाक्यों को लिखे गए हैं, एक एक राइटर के, एक एक लेखकों का, सब कुछ मिलेगा आपको, क्रम वाइज मिलेगा। सिर्फ आप धैर्य रखिए बस, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं। नागेश भट्ट 13वें पर है, आप लोग भी देखते चलेंगे, मिलते चलेगा। इनके विषय में बातें हुआ है। कह रहे हैं अभी तक तो उज्जवल भविष्य वाले जो है, चमकने वाले सितारे बहुत लोग हैं, और इनके समान अधिकार मेधावी कौन है? नागेश भट्ट का नाम आता है। अब नागेश भट्ट को देखेंगे। यह नागेश भट्ट आप जो है, यह नागेश भट्ट मान लीजिए न दिखता हो तो साफ सुथरा देखेगा। नागेश भट्ट आते हैं उसी के क्रम में, ठीक है। यह धर्मशास्त्र और साहित्य के योग में आदि के अतिरिक्त, इसके बाद अतिरिक्त व्याकरण शास्त्र में भी 1 दर्जन टीका लिखा था। कितना लिखा? 1 दर्जन, मतलब 12 से अधिक टीका लिखे होंगे, जिसमें शब्द रत्न है। कौन? प्रौढ़ मनोरमा पर 1 टीका लिख दिए थे। प्रौढ़ मनोरमा, जानते हैं, प्रौढ़ मनोरमा लिखे थे। उसके बाद मनोरमा कुत मर्दनी लिखे थे पंडित राज जगन्नाथ। उसके बाद इन्होंने भी अपना प्रौढ़ मनोरमा पर भी टीका लिखा, ठीक। और उसके बाद विस्मी टीका लिखे, शब्द कौस्तुभ की टीका लिखे, ये दोनों टीका हो गई। और उसके बाद व्याकरण में सिद्धांत मंजूषा लिखे, जैसे सिद्धांत कौमुदी है वैसे सिद्धांत मंजूषा लिखे हैं। दूसरे बात पे शब्देंदु शेखर लिखे हैं। उसके बाद चौथा नंबर पे आता है परभाषेंद्र शेखर लिखे हैं। तो यह सब बहुत प्रसिद्ध हुआ, बहुत प्रचलित हुआ, कहने मतलब इनके ज़माने में, ठीक है। अब नागेश भट्ट जो है ने गंगेश उपाध्याय द्वारा परिवर्धित नव्य न्याय की, नव्य मीन एकदम नए न्याय की प्रतिपादन शैली में गंभीर और सूक्ष्म विचार प्रकट किए थे, ठीक है। कह रहे हैं गंभीर और सूक्ष्म विचार प्रकट किए थे। कौन? यही नागेश भट्ट ने, गंगेश उपाध्याय द्वारा प्रवर्धित। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जानना अति आवश्यक है। मान लीजिए इस क्वेश्चन कहीं से आ जाए तो जान लीजिए आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो नहीं समझ में आया था, लेकिन ये है कि आप ऐसे बनाते चलिए नोट। अब अगला है सिद्धांत कौमुदी, अगला पैराग्राफ में सिद्धांत कौमुदी के विषय में थोड़ा संक्षिप्त बातें हैं, ठीक है, उसको भी जान लीजिए, तब हम 14वें की तरफ चलते हैं। हाँ, अब सिद्धांत कौमुदी के विषय में है। सिद्धांत कौमुदी का संक्षेप रूप में एक लघु सिद्धांत कौमुदी, हाँ, और एक मध्य सिद्धांत कौमुदी, 2 सिद्धांत कौमुदी कौन लिखे हैं? वरदराजाचार्य वरदराज कहा जाता है, राजा लिख दिया गया, वरदराजाचार्य, ठीक है। हाँ, ये आपका वरदराजाचार्य है, राजा नहीं है, राज है तेरी की, वरदराजाचार्य। राज, वरदराज आएगा तो आचार्य हो जाएगा, राजा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन
वरद राजाचार्य में इस लघु सिद्धांत कौमुदी वरद राजा राजाचार्य लिखा गया है और यहाँ आपको आचार्य लिखा गया है, राजा। ठीक है, इस कौमुदी का लघु सिद्धांत कौमुदी बहुत प्रचार हुआ, कहने का मतलब बहुत इसको सब खरीदे और पढ़े। चलिए ठीक है, अब अगले हम 14वें की तरफ चलते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ इसको देख लीजिए। वरद राज जो होता है, वरद राज हो जाएगा प्लस आचार्य हो जाएगा, आचार्य। ठीक है, तो वरद राज आचार्य करेंगे तो वरद राजाचार्य हो जाएगा, सही है। ठीक है, अब जो भी है लेकिन संधि से बनेगी। अब यहाँ आक मात्रा नहीं रहेगा तो आचार्य हो जाए, ऐसे हो जाएगा आचार्य, आचार्य नहीं आचार्य होता है ना, तो वही बात है। ठीक है, चलिए ठीक है, 14वें की तरफ चलते हैं। हाँ, अब देखेंगे चंद्रगोबी, 14वां नंबर पर हैं चंद्रगोबी। चंद्रगोबी एक राइटर हैं, व्याकरणाचार्य हैं। आप देखेंगे इनका जो है 470 के लगभग इनका जो है ईसा पूर्व का था समय। और बौद्ध पंडित चंद्रगोबी ने, बौद्ध पंडित थे, बौद्धिस्ट थे, पंडित चंद्रगोबी ने बहुत कुछ पाणिनि के आधार पर ब्राह्मण प्रभाव से बचते हुए बौद्धों के लिए चांद्र व्याकरण बनाया। क्या बनाया? अब आएगा मान लीजिए क्वेश्चन आपके लिए, तो चंद्रगोबी ने कौन सा व्याकरण बनाया बौद्धों के लिए? चांद्र व्याकरण। ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, जान लीजिए। आपके बुकें में से देंगे लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है आएगा कहाँ से आया है। ठीक है, 470 ईसा पूर्व बौद्ध पंडित चंद्रगोबी ने है, और चंद्रगोबी का चांद्र चाचा भिड़ा लीजिएगा, चंद्रगोबी ने चांद्र व्याकरण बनाया था। ठीक है, और इनका जो है इसमें जो है 3100 के लगभग सूत्र थे, जान लीजिए। जैसे पाणिनि 4000 सूत्रों का गढ़ दिए थे, उसी प्रकार से 3100 सूत्र इन्होंने गढ़े थे चांद्र व्याकरण में। अब देखिए अगला है टॉपिक, सारवर्मा ने ऐन्द्र व्याकरण जो है बनाया था, ऐन्द्र व्याकरण के आधार पर सारवर्मा ने कातंत्र व्याकरण इन्होंने रचना की थी, कातंत्र व्याकरण। ठीक, ये सब आपकी किताब में है, इसीलिए आपका एक एक चीज़ों का मैं निर्देशित करूँगा, मैं नोट्स बनवाऊँगा, आप लोग लिखते चलिएगा, क्योंकि समय है अभी और सीट कम है। आप बढ़िया मेहनत करेंगे तभी फाइट हो पाएगा, जान लीजिए। वो आपके ऊपर है क्या करते हैं आप। ठीक है, ईसा पूर्व जो ईसा का समय था वो प्रथम शताब्दी की रचना की थी। ये सब रचना जो हुआ है, हाँ, यह जो है ये वाला सारवर्मा वाला, यह रचना जो है प्रथम शताब्दी की रचना है, कातंत्र व्याकरण। अब जैनेन्द्र देखिए, जैनेन्द्र ये भी व्याकरण के 6वें तथा शाकटायन शब्दानुशासन का इन्होंने व्याकरणात्मक टिप्पणी की है, शब्दानुशासन का। जैनेन्द्र ने व्याकरण के 6वें तथा शाकटायन ने शब्दानुशासन की व्याख्या की थी। अब इन्होंने 8वीं शताब्दी में हेमचंद्र ने शब्दानुशासन का अपना व्याख्या किया था, हेमचंद्र ने। ठीक है, 8वीं में शब्दानुशासन जो है जैनेन्द्र 6ठी तथा शाकटायन शब्दानुशासन जो है 8वीं में हुआ था। शाकटायन शब्दानुशासन जो है यह 8वीं में हुआ था। 8वीं का मतलब है शब्दानुशासन, यहाँ 8वीं लिख दीजिए। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 8वीं शताब्दी में हुआ था। अब हेमचंद्र देखिए, अब हेमचंद्र का शब्दानुशासन जो है 12वें में हुआ था। हेमचंद्र का कब हुआ था? 12वें में हुआ था। ठीक है, हेमचंद्र का शब्दानुशासन 12वें में हुआ था। ठीक है, 12वें में हुआ था।
और शाश्वत व्याकरण बोपदेव का मुक्त बोध और जौमर का व्याकरण 13वीं शताब्दी में हुआ था। इनका तीनों शाश्वत और बोपदेव का मुक्त बोध और जौमर, यह तीनों व्याकरण जो है 13वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ आप लोग थोड़ा सा हो गया था, ठीक है। 13वीं शताब्दी में इनका व्याकरण का चर्चा हुआ था, ठीक है। ये पहला ये शाश्वत है व्याकरण, दूसरा बोपदेव का मुक्तबोध, तीसरा जौमर का। ये तीनों व्याकरण 13वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। शब्द आपके लिखे गए हैं, उतना छोटे छोटे हैं, उतना ध्यान नहीं देता कोई, ठीक है। इसीलिए इसको मैं अलग करने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। शाश्वत बोपदेव का मुक्त बोध और जौमर व्याकरण, यह सब 13वीं में और तथा शौपद जो है 14वीं शताब्दी में लिखे गए हैं। शौपद यह है 14वीं शताब्दी में लिखे गए हैं, 14वीं में, ठीक है। इसी प्रकार से लिख लीजिए, बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास। उसके बाद थोड़ा थोड़ा चलेंगे अभी, क्योंकि यह बहुत प्रमाणित किताब है, बहुत मान लीजिए आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा एक एक करके पूरा बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं हम। हाँ चलिए अगला देखते हैं हम। मुक्ति बोध जो है 12 सूत्र की रचना किया गया है। शाश्वत जो है शाश्वत सूत्र का रचना किया गया है। यह बहुत प्रचलित हुई दोनों, ठीक है। अब देखिए बोपदेव वैष्णव थे, क्या थे? वैष्णव थे, और उनके जो व्याकरण थे अभी तक कहाँ चल रहे हैं? बंगाल में। अभी तक वहाँ बंगाल में चल रहा है, बहुत प्रचार है उसका, जान लीजिए। सबने है लघु सिद्धांत कौमुदी, ठीक है। शाश्वत व्याकरण पर 17वीं शताब्दी में रामाश्रय ने शाश्वत को चंद्रिका नामक टीका लिखी। कौन सा नामक? शाश्वत व्याकरण पर उन्होंने रामाश्रय ने शाश्वत चंद्रिका एक टीका लिखा। शाश्वत व्याकरण लिखे थे तो वो चंद्रिका लिख दिए थे, ठीक है। कौन लिखा? रामाश्रय ने 17वीं शताब्दी में। कुछ समय काशी क्षेत्र में बहुत प्रचलित रही ये शाश्वत चंद्रिका, ठीक है। कुछ समय जो है, कुछ समय चंद्रिका जो है, अभी चाहे फिर देख लीजिए, आवाज न आती रही होगी। मुक्ति बोध 12 सूत्र का वर्णन किया गया। शाश्वत जो है शाश्वत सूत्र का वर्णन किए, प्रचलित हुए। और बोपदेव वैष्णव थे और उनकी व्याकरण अभी तक बंगाल में प्रचार है। किनके व्याकरण? बोपदेव वैष्णव थे और बोपदेव के जो व्याकरण हैं। शाश्वत व्याकरण का जो है 17वीं शताब्दी में इन्होंने कौन वर्णन किया है? ए शाश्वत व्याकरण तो बोपदेव के हैं, लेकिन यह जो है इसी पर टीका लिख दिए हैं। रामाश्रय ने चंद्रिका टीका लिख दिया है। और कुछ समय काशी क्षेत्र में इसका बहुत प्रचलित हुआ शाश्वत चंद्रिका तक। और 15वीं में देख लीजिए, 15वें नंबर पर है व्याकरण जो है शास्त्र में, शास्त्र को अच्छी और अल्पकाल में समझने के लिए वैज्ञानिक विधि है। कह रहे हैं जो व्याकरण शास्त्र है ये अल्पकाल के लिए, अल्पकाल माने बहुत कम समय में, यह समझने के लिए वैज्ञानिक विधि है। अब समझने के लिए सबसे पहले क्या क्या प्रयोग होता है? संज्ञा का प्रयोग करते हैं, तब प्रत्याहार का प्रयोग करते हैं, तब अन्य पूर्वलिखित माने पूर्व लिखित, पूर्व लिखित जो पहले लिखा गया है उसको, दोनों को हम अच्छी तरीके से साधन जान लेते हैं, ठीक है। संज्ञा प्रभृति का साधारण और आवश्यक है परिचय पूर्व में दिया गया है। जो संज्ञा का है यह साधारण परिचय पूर्व में दिया गया है। पूर्व मतलब जैसे आपका यह बाबूराम सक्सेना शुरुआत होगा वैसे पूर्व में दिया गया है। इसके पश्चात क्या है?
किस तरह प्रत्यय जुड़ते हैं और किस प्रकार दूसरे सूत्र की अनुवृत्ति की जाती है, इसको अभी बताएंगे। प्रत्यय कैसे जुड़ते हैं, अनुवृत्ति कैसे होती है, ये सब आपको बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगले सूत्र की तरफ व्याख्या करते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। हाँ, अब सबसे पहले जो है बाबूराम सक्सेना जी ने कहे हैं, सबसे पहले प्रत्यय के विषय में बात किए हैं। प्रत्यय थोड़ा देख लीजिए। प्रत्यय में यह सबसे पहले देखना चाहिए कि कितना अंश जुड़ने के उपयोग में होने वाला है, कितना अंश जुड़े कि उसको उपयोग हो जाए कह रहे हैं। और जैसे अड़त प्रत्यय है, जैसे अड़त प्रत्यय है ना, अड़त प्रत्यय है, अड़ा तो एड़त प्रत्यय है। अब यह कौन सा अंश जुड़े कि काम भी हो जाए और प्रत्यय भी लग जाए। ठीक, देखना चाहिए कितना अंश जुड़ने वाला है। और एड़त प्रत्यय में चूटू सूत्र एक आता है, आगे आप लिख दीजिए चूटू। चूटू सूत्र का मैं निरूपण किया हूँ। चा छ ज झ इया, जो नए भाई बहन है, चा छ ज और झ इया, यह 5 चीज को नष्ट भ्रष्ट करता है। और इच्छा का मतलब है, जान लीजिए। और ट का मतलब ये होता है टा ठा और डा ढा अड़ा, यह 5 जो है नष्ट करता है। जो भी आप समझिए इसको। कहने का मतलब है चूटू जब लग जाता है तो जान लीजिए 10 वर्णों का जो है इथ संग कर देता है। अब आपके इस नेटवर्क में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चूटू लगने से चा छ ज झ इया और टा ठा ड ढ अड़ा, अड़स से अड़ा कट जाएगा। और ता कैसे कटेगा देख लीजिए। अड़त प्रत्यय में अड़ा चूटू से अड़ा कट गया है। चूटू से क्या कटा है, यहाँ आप लिख दीजिए अड़ा कटा है। ठीक है, और क्या कटेगा, से होने वाले लुप्त हो जाते हैं। चूटू से अड़ा हल्यंतम से ताकि लुप्ति हो जाती है। हल्यंतम सूत्र अगला लगता है हलंत्यम। हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र से, हलंत्यम सूत्र से क्या करता है, ताकि प्राप्ति हो जाती, ताकि नष्ट हो जाता है। ठीक है, ता लुप्त हो जाता है कह रहे हैं, लुप्त, लुप्त हो गया। अब ता भी लुप्त हो गया और अड़ा भी लुप्त हो गया। हलंतम, हल प्रत्याहार के वर्ण का मतलब है हल्यंतम हैवरट लड़ेंगड़म। जितने हल प्रत्याहार वर्ण होते हैं, अगर कोई नहीं काट पाता है तो हल आता है, जान लीजिएगा। और केवल या भर शेष बचता है। क्या बच रहा है, या शेष बच रहा है। अब या कहाँ क्या लगेगा, क्या शब्द बनेगा। ठीक है, जैसे यह पुनः देखना चाहिए प्रत्यय पहले जुड़ना है या पीछे जुड़ना है। यह प्रत्यय जो है पहले जुड़ेगा कि बाद में जुड़ेगा, इस संबंध में नियम है। नियम क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय एक नियम है, आप देखेंगे प्रत्यय एक नियम है, आप देखेंगे प्रत्यय 3 और 1 ऐसे करके सूत्र है। तीसरे अध्याय के पहले पाद के पहला सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यय सूत्र यह कहता है कि प्रत्यय कैसे लगता है। अब जान लीजिए, उपसर्ग पहले लगता है, उप धन धातु बीच में लगता है, धातु लिख दीजिए, तब जाके प्रत्यय लगता है। ऐसे सिस्टम है, ऐसे क्रम है। उपसर्ग हो गया पहले, धातु बीच में, प्रत्यय बाद में, ऐसे लगने हैं। अब इसमें देखिए, इस संबंध में प्रत्यय परस्य कह रहा है। परस्य माने बाद में, परस्य मीन बाद में, बाद में आ गया है, लगेगा बाद में। ठीक है, चलिए अब देखिए, कह रहे हैं बाद में जुड़ते हैं। केवल तद्धित प्रत्यय एक ऐसा है, ईषदम आप्ति अर्थ है, पीछे जुड़ता है। केवल कह रहे हैं तद्धित प्रत्यय है, केवल
तद्धित प्रत्यय ऐसा है, प्रत्यय जो है कैसे लगता है, पहले जुड़ता है। इसका सूत्र एक आया है ईषदम ईषदमति त, इसको लिख लीजिए ईषदम आपति। ठीक, ईषदम, ईषद माने थोड़ा, आप्त मीन पहले ही लगता है, कहने का मतलब इस सूत्र के द्वारा जो है पहले लगता है, पहले जुड़ता है। बहुतृण आदि, जैसे बहुतृण आदि, यह देखो इस सूत्र से जो है पहले लग गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्यय जुड़ता है और तीसरे के अनुसार दूसरा तो हो गया, पुनः प्रत्यय देखना चाहिए, दूसरा हो गया प्रत्यय, पहला प्रत्यय हो गया और दूसरा यह है प्रत्यय देखना चाहिए। तीसरा के अनुसार है यह देखना चाहिए कि प्रत्यय को जुड़ना है, अनुबंधों के कारण विकार होना है आवश्यक। अचोड़िची एक सूत्र है, हाँ, अचोड़िची एक सूत्र है, आप देखेंगे अचोड़िनी ऋति है, ऋणी एक सूत्र है। यह सूत्र कहता है 7-2-115। ठीक, अर्थात ऋच और ऋच, ईच और ऋत, यह जो है दो प्रत्यय ऐसे हैं कि बाद पर पूर्व आने पर अजंत अंग के साथ वृद्धि हो जाती है। इस सूत्र में हड़ और रत में हाम और रि दो जुड़ता है, रि और रि जुड़ता है। ठीक है, रिद वृद्धि होकर आर हो जाता है, क्या हो जाता है, आर हो जाता है। ठीक है, जैसे आर होता है ना, आर और अल होता है, उसी प्रकार से आर हो जाता है। चौथे नियम के अनुसार है, ये तो तीसरा हो गया। चौथे नियम के अनुसार है, कहने का मतलब ये अंत में जुड़ता है। अंत में अर्थ समझने के लिए किस प्रत्यय में लगना चाहिए। अंत में अगर कोई भी है, अंत में अर्थ समझने के लिए क्या करना चाहिए, अंत में अर्थ समझने के लिए किस प्रत्यय लगा है समझना चाहिए। जैसे कृदंत और तद्धित है, मान लीजिए कृदंत और तद्धित, यह दो प्रत्यय देख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, एक कह रहे हैं यह कृदंत और तद्धित जो है, कृदंत में कई प्रत्यय आते हैं, अत्वा है, ल्यप है, तुमुन है, तब्यत है, नियर है, हाँ ये सब हैं। तद्धित में क्या क्या है, मतुप है, अण है, इनी है, ये तीन प्रत्यय आते हैं तद्धित में। और यह पहली बात धातु में लगते हैं यह कृदंत प्रत्यय, और यह क्या लगता है, शब्दों में लगता है। ठीक है, इस प्रकार से यह शब्दों का निरूपण करने में यह सब प्रत्यय जो है बहुत कारगर रहते हैं। ठीक है, अभी प्रत्यय पढ़ाएंगे तो उसमें पूरी प्रत्ययों की व्याख्या एक तरफ से होगी, कौन कृदंत है, कौन तद्धित है, कौन शब्दों में लगते हैं, कौन अर्थों में लगते हैं, कौन कहाँ लगते, धातु में कौन लगते हैं, हाँ कितने प्रकार के हैं प्रत्ययों की व्याख्या सब हो जाएगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है।
धात में कौन से लगते हैं, कौन से कृत प्रत्यय है, कौन से तद्धित प्रत्यय है, तद्धित में तद्धितांश हैं, कृत में जो है कृत प्रत्यय लगते हैं, ठीक है, कृत प्रत्यय धात में लगते हैं, कोई भी सब प्रत्यय आपको बताएंगे। कृत और तिंग प्रत्यय दो है धात में लगते हैं, और शब्दों में शुप, स्त्री और तद्धित प्रत्यय ये सब शब्दों में लगते हैं। तो धीरे धीरे ये सब निरूपण धीरे धीरे हो जाएगा। अब हम चलेंगे थोड़ा सा अन्य वैयाकरण हैं, वैयाकरणिक हैं, उनके विषय में देखेंगे। जैसे वृषभदेव हैं, पूर्णराज हैं, हेलाराज हैं, मंडन मिश्र हैं, कौंड भट्ट हैं, भट्ट हैं, ये सब को थोड़ा थोड़ा देखते हुए तब आगे हम बढ़ेंगे। हाँ चलिए, अन्य कुछ वैयाकरणिक हैं हमारे, इनको हम देख लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमारे ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव देख लीजिए, इनका जो है कतिपय इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा चुका। वाक्पदी के प्रथम ब्रह्मकांड में टीका लिखी गई है। वाक्पदी में, वाक्पदीय में इनकी टीका जो है वाक्पदी के प्रथम कांड में लिखी गई है। इनकी टीका क्या लिखी गई है? ब्रह्म कांड पर टीका लिखी गई है। ब्रह्म कांड पर टीका लिखी गई है, लिखी गई है। दूसरा नाम आता है पूर्णराज। पूर्णराज यह जो है आप देखेंगे 11वीं शताब्दी के हैं। 11वीं शताब्दी के वाक्पदी द्वितीय कांड में लिखते हैं। वाक्य पदीय के दूसरे द्वितीय कांड पर लिखी गई है। द्वितीय कांड पर लिखी गई है। तीसरा आप देख लीजिए, हेला राज्य हैं, ये भी टीका लिखे हैं। बहुत छोटे छोटे टीके, ये भी 11वीं शती के हैं, ठीक है। अब इनको वाक्पदी के तृतीय कांडों पर लिखे हैं। वाक्पदी एक व्याकरण का लिखे हैं। वाक्पदी के एक व्याकरण का इन्होंने ग्रंथ है। कौन लिखा है? भर्तृहरि साहब लिखे हैं, और इन्होंने तृतीय कांडों पर लिख डाला है। तीनों कांडों पर टीका लिखा है। तीनों कांडों पर, प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों कांडों पर टीका लिखे हैं। कांडों पर टीका लिखे हैं, ठीक है, टीका लिखे हैं। परंतु संप्रति केवल तृतीय कांड पर ही प्राप्त है। चलो चौथा लिखिए, मंडन मिश्र। मंडन मिश्र यह जो है 615 इसको इंग्लिश कर लीजिए, 615 ईस्वी में लिखे हैं। स्फोटवाद सिद्ध प्रमाणवाद ग्रंथ लिखा है, नामक एक प्रमाणवाद ग्रंथ लिखे हैं। ग्रंथ, ठीक है, और अपने प्रकरण विद्वान थे और शास्त्राचार्य भी थे और अद्वैतवादी शंकराचार्य। कौंड भट्ट अगला देख लीजिए, 5वां है कौंड भट्ट। ये भी टीका लिखे हैं। 1550 से इनका कार्यकाल 16 वर्ष माना जाता है। अब ये वैयाकरण भूषण और वैयाकरण भूषण सार के रचयिता जो है कारिकाओं को भट्टोदीक्षित व्याकरण के रूप में लिखे थे। वैयाकरण भूषण और वैयाकरण
भूषण सार वैयाकरण भूषण, यह जो है अन्य जगहों से हम ले लिए हैं, थोड़ा सा अच्छा लगा हमको, इसको आपको दे रहे हैं। नहीं तो घबरा जाइए, ये कहाँ है, मिलते ही नहीं ना। ठीक है, कौन भट्ट रचयिता भूषण सार, भूषण सार के रचयिता, रचयिता सूत्र कार्य मूल ग्रंथ कारिकाओं में है, भट्टोद्देश्य कारिकाओं के रूप में इन्होंने वैयाकरण भूषण प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे हैं। यही ग्रंथ हो, एक नमो है वैयाकरण भूषण सार। ठीक है, और आप देखेंगे 2 लोग का भी नाम और है, बस बाकी खत्म है। हाँ, 6वां आपका भट्ट है। ठीक है, छठवां आपका भट्टी। भट्ट जी क्या कहते हैं, भट्ट की रचयिता जो है, भट्ट को भर्तृहरि को कुछ स्थानों दिए गए हैं। भट्ट का वास्तविक इनका रावण वध है, इनका रावण भट्टी का लिखे, रावण वध। ठीक है, 7वां आप देख लीजिए और अंतिम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनकी रचना देख लीजिए क्या लिखे हैं। 1881 से लेकर के 1940 ईस्वी माना जाता है। अष्टाध्यायी पर अष्टाध्यायी भाष्य लिखे हैं। अष्टाध्यायी पर इन्होंने अष्टाध्यायी भाष्य लिख दिए हैं, नहीं कुछ पायन बेचारू, भाष्य या लिख दो ये। ठीक है, विस्तृत व्याख्या किए हैं। आद्वैशी और ब्राह्मण कुल के टंकार और काठियावाड़ में उत्पन्न हुए थे। टंकार काठियावाड़ कहीं है। और पिता का नाम क्या नाम है, करसन जी पिता हैं। और स्थान कहाँ है, काठियावाड़, ठा ले लीजिए, काठियावाड़ में थे। और पिता का नाम करजन जी तिवाड़ी, करजन तिवाड़ी, तिवारी नहीं तिवाड़ी, पहले तिवाड़ी ही लिखते रहे होंगे। और आर्षपति पद्धति के प्रबल समर्थक और आर्य समाज के संस्थापक भी थे। ये स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक भी थे। ठीक है, और कुछ अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं। ऋषभदेव भाष्य, ऋग्वेद भाष्य, ऋग्वेद भाष्य। और कौन है, यजुर्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य। और कौन है, और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ठीक है, और सत्यार्थ प्रकाश यह अंतिम है, कल से वर्ण विचार चलेगा, जान लीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि,
यहाँ ले लीजिए इसको, संस्कार विधि इतनी रचना किए हैं इन्होंने, 5 रचना और किए हैं। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, ये सब संस्कृत मिलता है, अब जो और कहीं होगा हिंदी उंदी में और देख लीजिएगा। कल आपको हम लिए चलेंगे सीधे सीधा वर्ण विचार और संज्ञा प्रकरण, दोनों साथ साथ चलेगा। थोड़ा सा जिसका सूत्र जो है उसका निरूपण करते चलेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी का सहारा लेना पड़ेगा, जान लीजिएगा। और आप लोग पढ़ कर आइएगा वर्ण विचार और लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर, या नहीं बाबूराम सक्सेना तो चलेगा ही, उसी के अनुरूप वह चलेगा। आप समझ लीजिए, आपका तृतीय सोपान है वर्ण विचार, नहीं तृतीय सोपान नहीं, प्रथम सोपान है वर्ण विचार। ठीक है, अब इसके बाद जो है संस्कृत का जो मतलब है, इसमें वर्ण विचार है, जिसमें सूत्र है, कितने कितने कौन कौन से तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, उच्चारण स्थान भी बताएंगे। इसी प्रकार से इसको समाप्त करके तब फिर संधि का निरूपण किया जाएगा। ठीक है, संधि फिर शुरू से शुरुआत होगी। ठीक है, पहले वर्ण विचार और संज्ञा प्रकरण दोनों ही समाप्त हो जाए बढ़िया से, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इतनी देर आप लोग बने रहे वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर सबसे पहले कर दिया करिए, और सब्सक्राइब जो भाई बहन नहीं किए अवश्य कर दिया करिए, क्योंकि क्रम वाइज ऐसे बहुत कम मिलेगा, जान लीजिए। क्रम वाइज नियम वाइज आपके समझने का पूरा समझाने का प्रयास है मेरा। और जो कुछ हमारे पास मतलब शक्ति है, चाहे हमारी शक्ति हो या हमारे तकनीकी शक्ति है, वो आपके सामने उपलब्ध है। और आप जो है मेरे लिए कुछ न करिए तो सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करिए सबसे पहले, अगर देख रहे हैं तो। और नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर मित्रों के पास अवश्य कर दीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है आपको भी। समय समय पर पूरा जो है लाइव क्लासें, वीडियो की क्लासें सब कुछ उपलब्ध हो जाए, प्राइम क्लासें सब कुछ उपलब्ध रहेगी। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा है। ठीक है, और आप लोग लग जाइए, एक सीट अपना अभी मान कर अभी से ही चलिए, क्योंकि एक भी नहीं छोड़ूंगा। जितना जितना चाहे साहित्य हो, चाहे व्याकरण में हो, कोई छोड़ेंगे नहीं, और आपको हम मोटिवेशन देते रहेंगे। और आप अगर चाहेंगे तो आप एक सीट लेकर ही रहेंगे, जान लीजिए। वो शक्ति आप में होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम जानेंगे एक एक चीज़ को। अगर सर बता रहे हैं तो हम जानेंगे, अवश्य जानेंगे। यह निःशुल्क बैच है, कोई इसमें शुल्क दे नहीं है, कभी भी शुल्क नहीं रहेगा। चाहे आप देखिए या न देखिए, चाहे आप इसका महत्व समझिए न या न समझिए। ठीक है, आपके लिए तत्पर ऐसे रहेंगे हम, और हमारी टीम सब साथ साथ काम करते रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए।